ऑडिबल ऑडिबल, क्लियर क्लियर, ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल. All right, so hello everybody and welcome to the session. Welcome to the last session of chapter 1. भाई last session क्या समझे, क्या समझे? फ्लावर समझे क्या? फायर है ये. Welcome to the last session of chapter some basic concepts of chemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to my students? All good, all clear. एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ. चलो. अरे यार क्या आवाज आ रही है. वाह 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 वाह, क्या आवाज आ रही है. तो एकदम सुरीली आवाज नहीं है. ऑडिबल, विजिबल, ऑल गुड. चलो, क्लियरली ऑडिबल विजिबल हूँ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो आ चुके हैं हम डाउट सेशन में. थोड़ा सा कुर्सी उर्सी रख लेती हूँ, इसमें फोन रख देती हूँ, है ना, तो मेरे लिए आसान रहेगा आपकी चैट्स पढ़ना. चलो भाई, आज क्या होने वाला है? पहले मुझे बताओ, होमवर्क कितने बच्चे करके आए? हमारे कितने बच्चे हैं जो होमवर्क करके आए? और होमवर्क सबको पता है क्या होता है? सभी को पता है होमवर्क क्या होता है? तो भाई एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे पता चल जाए कि हमारे कितने बच्चों ने होमवर्क किया है. बताओ बताओ, कितनों ने होमवर्क किया है? जल्दी से चैट बॉक्स में कितने बच्चे हैं जो होमवर्क करके आए? और होमवर्क का मतलब सबको पता है ना? चलो, तो भाई 2 दिन की छुट्टी के बाद मिल रहा हूँ. तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, आपकी छुट्टी नहीं थी, बट केमिस्ट्री से तो छुट्टी थी ना. केमिस्ट्री की तो क्लास नहीं होती है वेडनेसडे थर्सडे. तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क ये था कि पूरा चैप्टर का एक क्विक रिवीजन खुद से करके आना, जिससे कि क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, है ना, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं. फॉर्मूलाज सबने लास्ट पेज में लिख लिया होगा. आपको पता है मुझे 12th में कितने सारे बच्चों ने लास्ट पेज के फॉर्मूला शीट की फोटो भेज दी है इंस्टाग्राम पे. मतलब लाइक दे टैग्ड मी ऑन इंस्टाग्राम. तुम वो करो चाहे ना करो, पर फॉर्मूला शीट बनाओ प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. मेक श्योर फॉर्मूला शीट हर बच्चा चैप्टर वाइज बनाते हुए चल रहा हो कॉपी के लास्ट पेज में. ठीक है, तो भाई फॉर्मूला शीट जरूर बनाना. चलो भाई, आज है आपका डाउट सेशन. डाउट सेशन में कैसे क्या रहने वाला है, आप अगर मेरी क्लास में पहले डाउट सेशन होगा आपका, तो मैं समझा देती हूँ केमिस्ट्री का डाउट सेशन में क्या होता है. सबसे पहले बेटा, आपके लिए मैंने आपको बताया भी था, क्विक समरी ऐड कर दी है मैंने. तो पूरा चैप्टर को 15 से 20-25 मिनट के आसपास में क्विक रिकैप करने वाले हम, जिससे कि अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट आया या भूल गए हो तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज, हम एनसीईआरटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. मैम को कैसे पता? क्योंकि इतने सालों से मैम पढ़ा रही है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे केवी हो गया, डीपीएस हो गया, बहुत सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उनके क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, 1 मार्किंग, 2 मार्किंग, 3 मार्किंग, 4 मार्किंग वाले. ठीक है, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ठीक है, अदर देन दैट एनसीईआरटी में बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगी. ऑफ कोर्स होमवर्क मिलेगा आपको बहुत सारा. क्वेश्चंस आपको खुद से जितना हो पाए प्रैक्टिस करनी भी है. उसके अलावा आपको पता है मैंने आपको एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में वो सब करा दिए हैं टोटल. उसके अलावा आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, और साथ ही साथ आपने सेशन में भी किए हुए हैं. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. तो 25-30 क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो पाएंगे हम क्लास में ही करेंगे. अलावा आप जो बचेंगे वो आपको होमवर्क रहेंगे. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपना ब्यूटीफुल सी क्विक समरी. स्टार्ट करें. बहुत बड़ा डाउट है कि मैंने किसी वजह से लेट बैच ज्वाइन किया था. इस वजह से सब सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर्स छूट के और मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे. कैसे सॉर्ट करूं? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा. फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ये सब पढ़ना हो तो पढ़ लो, अदरवाइज इसको संडे का टाइम है, सैटरडे का टाइम है, तो इसको पूरा पूरा कवर करो फटाफट जितनी जल्दी हो पाए. ठीक है, चलो बाकी फिर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं क्विक समरी के लिए. सबसे पहले हमारा क्विक समरी स्टार्ट है कि हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से. मैटर के बारे में हम सभी को पता है मैम, हर वो चीज जिसका मास हो, जिसका वेट हो, वो मैटर होता है. ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे होगा. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 2 चीजें होती हैं. एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना. एक होता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन. बेसिकली एक कहानी है जो आपको सुननी है. थोड़ा थोड़ा मैं चीजें लिख भी दूंगी. ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन सबको पता है. यहाँ पे आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस. इसके अलावा यहाँ पे आता है बीईसी, प्लाज्मा. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें हमें पढ़नी है फिलहाल. केमिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीजों की तरीके से ये डिवाइड होता है. एक हमारे पास होते हैं मिक्सचर्स, और एक हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट्स भी आएंगे, हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, ये हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं. मिक्सचर्स में हमारे पास आएंगे होमोजेनस
एंड हेट्रोजेनस। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो सबको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जो फर्दर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, एक होते हैं मेटलॉइड। अच्छा मैं पहले ही बता दूं बेटा, क्विक समरी है तो कोई भी चीज आपको बहुत देर देर तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मतलब अभी देखो आज पहला डाउट सेशन है तो आपको थोड़े रूल समझने पड़ेंगे। 20-25 मैक्सिमम टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट, जिसमें हम पूरी क्विक समरी लेंगे। तो ये मत बोलना मैम इसको और समझाओ, क्योंकि जो डिटेल में वो आप सेशन वाइज पढ़ चुके हो, 8 लेक्चर पढ़ चुके हो तुम, 8-9 लेक्चर इस चैप्टर के है ना, तो 8 लेक्चर बहुत होते हैं, जाके उससे पढ़ो डिटेल वाला। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू में दे रही हूँ ताकि आपको एक क्विक समरी हो। देखो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है और सब मर्ज हो रहा होगा माइंड में, अभी धीरे धीरे 11th शुरू हुआ है एक तरीके से, सब कुछ दिमाग में हौच पौच होने लगा होगा कि मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में, मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ पर आप तो बहुत सारे पढ़ रहे हो। उसके लिए आपको केवल एक पूरा एक होता है ना ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं कि ये है, ये एक लूप है चैप्टर 1 का, इसमें घूमते रहना है तुमको चैप्टर 1 में, तो बस वो क्विक समरी रहेगी, थोड़ा फास्ट रखेंगे हम इसको, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमने मेजरमेंट देखा। मेजरमेंट में हमारे पास 2 टाइप की यूनिट होती है ना, मेजरमेंट करने का तरीका होता है जिसमें हमारे पास कुछ बेस यूनिट्स होती है, बेस यूनिट्स होती है, और कुछ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना। सभी को पता है बेस यूनिट्स टोटल 7 होती है, टोटल 7 बेस यूनिट्स होती है ना, 7 बेस यूनिट्स होती है, जिसमें से हमारे पास लेंथ आता है ना, हमारे पास एम्पियर आता है, बहुत सारी यूनिट्स होती है जो हमारे बेस यूनिट्स में, तो वो बेस यूनिट्स याद रखनी है हमको, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स। फिर आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें हम डेराइव्ड यूनिट्स भी बोलते हैं, जैसे कि इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि एरिया वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूलाज आते हैं, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सब हमारे पास डेराइव्ड यूनिट्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो प्रिसाइज होती है कुछ चीजें एक्यूरेट होती है, जैसे 2.01, तो इसमें 2 जो है ये एक एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी यही कहता है 2.01। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रिसिशन और एक्यूरेसी, अरे 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 क्या हो गया, चल नहीं रहा। प्रिसिशन और एक्यूरेसी को आप एक और तरीके से समझ सकते हो जो मैंने आपको बताया था। एक्यूरेट का मतलब होता है ट्रू वैल्यू के पास, ट्रू वैल्यू के पास आना, ट्रू वैल्यू के पास जितनी हो वैल्यू, और प्रिसिशन मतलब होता है आपस में वैल्यूज कितनी पास है, आपस में वैल्यूज का पास होना, है ना। 4 वैल्यूज है, उनके आपस में कितनी सिमिलैरिटी है उसे आप बोलते हो वो प्रिसाइज है। और अगर ट्रू वैल्यू लेट्स से 3 सेंटीमीटर का ये है, तो 3 सेंटीमीटर आपने नापा 2.9 आया, तो आपकी इस ट्रू वैल्यू से कितनी यू कैन से पास है वैल्यू, उसे आप बोलते हो एक्यूरेसी। तो एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसिशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, हमने इसके लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, आई गेस टोटल 5 या 6 रूल्स थे, ठीक है। पहला रूल होता है कि हर एक वैल्यू जिसमें 0 नहीं है वो सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 9 तक की जितनी वैल्यूज है ये सब सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल ये कहता था, वैसे मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, देख लेना 1-2 रूल एक्स्ट्रा हो तो। दूसरा रूल ये कहता है दो अगर आपके पास वैल्यूज हैं जो सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में कोई 0 लगा है तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, जैसे 205, तो इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाली वैल्यू जो 0 लगी है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तीसरा रूल कहता है जो एंडिंग जीरोस होते हैं आफ्टर डेसिमल, आखिरी में 0 लगा है, डेसिमल के बाद लगा है, तो उसे भी आप सिग्निफिकेंट में कंसीडर करते हो। लेट्स से 29.0, तो 29 तो सिग्निफिकेंट है ही, और 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो डेसिमल के बाद आखिरी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चौथा रूल ये कहता है कि अगर कभी भी 0 इनिशियली लगा है, स्टार्टिंग में 0 जो लगे होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। 0.25, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे दो, लेट्स से मैंने बोला 20 टापुर मैम, 20 टापुर मैम है, बेटा इस दुनिया में टापुर मैम केवल एक ही हो सकती है, समझ रहे हो तुम 20 टापुर मैम है, तो दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है। 20 चेयर्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। एग्जैक्ट कोई भी चीज बोली जाए तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसके अलावा 10 की कभी भी पावर लगी होती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे कुछ रूल्स थे, देख लेना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जी ने 1805 के आसपास कोई साल था, ईयर था, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी बताई। इनके हिसाब से एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको इन्होंने डेराइव किया फ्रॉम द वर्ड एटोमियो व्हिच मींस अनकटेबल या इनडिविजिबल। इनके हिसाब से आप एटम को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी पोस्टुलेट्स बताए, जैसे कि अगर एटम सेम एलिमेंट का एटम, सेम एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है ना, तो उनका मास सेम होता है, उनका सब कुछ सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सारी सेम होती है। वहीं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को देखोगे तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज, मास, ये सब कुछ डिफरेंट हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। यार इनके कुछ डिफेक्ट्स भी, लिमिटेशन निकल के आई वीकेंड से, है ना, कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स आ गए, तो ये कई हद तक गलत भी हो गई। हमने बहुत सारे मासेस पढ़े थे, जिसमें से एक था एटॉमिक मास, एक था फॉर्मूला मास, है ना, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, तो बहुत सारे हमने मासेस पढ़े थे। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का जो भी मास हो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर उसका एटॉमिक नंबर, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 इंटू जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगा एटॉमिक मास।
अगर हम बात करते हैं उसके ऑड वैल्यू की, तो 2 इंटू जो भी वैल्यू है +1 करना पड़ जाएगा ऑड के लिए। खैर इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, तो वो एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एटॉमिक मासेस में, एटॉमिक मास होता क्या है, एक एटम का मास हमेशा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलता है, यानी कि न्यूक्लियस से निकलता है। तो A इज इक्वल टू P प्लस N इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हुआ था, हर एक इंडिविजुअल एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसका जब आप मास करते हो तो उसे आप बोलते हो मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का लेट्स से कोई आइसोटोप है तो उसके लिए आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। वो कैसे निकलता है, जो भी उसका रिलेटिव एबेंडेंस होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका उस आइसोटोप का मास होता है, ठीक है। तो सबको आपस में जोड़ के फिर आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास एक आयनिक कंपाउंड के लिए निकलता है, जैसे कि NaCl के लिए आप फॉर्मूला मास निकालते हो, है एक तरीके से मॉलिक्यूलर मास ही, बस ये आप आयनिक कंपाउंड के लिए निकाल रहे होते हो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास टोटल आई गेस 1 2 3 4 5 लॉज थे, है ना, चेक कर लेना। पहला लॉ होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मैटर या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें लग रहा होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एक रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट के मासेस का सम है इक्वल होगा प्रोडक्ट के मासेस के सम के, है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा सेम रहता है। दूसरा आपके पास लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि बताया था हमने पानी के एग्जांपल से कि पानी आप कहीं से भी लेके आओ उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। सो नो मैटर फ्रॉम व्हिच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड हैज बीन ऑब्टेन्ड, इट्स रेशियो बाय मास या रेशियो बाय वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, हमेशा सेम रहेगा। तो वाटर हमेशा 2:, किसके 2:, कितना हो गया 16 या 1:8 बोलते हैं ना, 1:8 के रेशियो में रहेगा बाय मास, 1:8 के रेशियो में रहेगा हमेशा वाटर का मास, नो मैटर आप कहां से उसको लेके आ रहे हो, एक्सेप्ट आप इंप्योरिटीज यहाँ पे नहीं देखते हो। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है if two elements combine together to form 2 or more compounds, let's say कोई 2 एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, वो आपस में कंबाइन किए और उसने 2 से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो if two or more two elements combine together to form 2 or more compounds, तो जो रेशियो होगा ऑफ वन एलिमेंट which combines with the same mass of other element, या डिफरेंट बोल दो एक सेम रहेगा, the ratio of one element which combined with the different masses of other elements bears a simple whole number ratio। मतलब अगर कार्बन का मास कांस्टेंट रख दोगे तो एक में ऑक्सीजन 16 है क्योंकि CO है, एक में CO2 है तो ऑक्सीजन 32 मास हो गया, तो 16:32 जो डिफरेंट मासेस है, कार्बन का मास सेम हो गया और ऑक्सीजन का डिफरेंट हो गया, जो डिफरेंट मासेस है उनका जब आप रेशियो निकालोगे वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आएगा, जैसे कि 1:2, 2:1, 3:1, 2:3, ऐसे 4 तक की वैल्यू में, सिंपल 4 5 तक की वैल्यू में रहेगा। तो ये हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अच्छा और भी लॉ थे, एक मिनट, मैंने 3 बताया ना। चौथा कहता है गेल-साक्स लॉ था, ये कहता है when gases combine they do so in volume, है ना, जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं, ठीक है। which bears a simple whole number ratio, the condition should be कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। वापस से सुनो, गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं, यस मैम, टेम्परेचर प्रेशर हमने सेम कर दिया, ठीक है। तो इनकी गैसेस जब कंबाइन कर रही है तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है बेटा, वॉल्यूम का रेशियो, ये सिर्फ गैसेस के लिए लगता है, इट इज लॉ फॉर गैसेस ओनली, ठीक है। तो वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे वही H2:O2 कंबाइन किया, ठीक है, लेट्स से N2:H2 कंबाइन किया, N2 और H2 कंबाइन किया, ठीक है, तो इसने 2 टाइम्स ऑफ NH3 बनाया, इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे ये लगाओगे 3, ठीक है। सारे ही गैसियस स्टेट में तो यहाँ पे लग सकता है ये लॉ, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग कितनी है 1, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, देखो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, ठीक है। तो व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कंबाइन करती है जिसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि हमने ये समझा था कि अगर एक कंटेनर है, लेट्स से वो 1 लीटर का कंटेनर है, कितना भी मान लो, है ना, 3 कंटेनर है 1 लीटर के, एक में नाइट्रोजन गैस डाल दी, एक में ऑक्सीजन, एक में हाइड्रोजन, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर सारा सेम कर दो, इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी रहेगा गैस का वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर 1 लीटर का कंटेनर है तो उसमें 10 मोल्स ही हाइड्रोजन जा सकती है, 10 मोल नाइट्रोजन, 10 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कंडीशन याद रखना हमेशा टेम्परेचर प्रेशर हमेशा सेम होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इसको स्मॉल n से आप डिनोट करते हो और एवोगाड्रो वैल्यू हमें याद रखनी है। एवोगाड्रो नंबर्स जो कि होता है 6.022 into 10 की पावर 23। मोल एक बेसिकली एक वैल्यू है ना, मोल इज अ नंबर, एक मोल का ये मतलब होता है, ठीक है, एक मोल का ये नंबर होता है व्हिच इज एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो एक मोल का मतलब ये होता है, अब मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। उसके अलावा क्या होता है, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमारा 3 फॉर्मुलेज में चलता है
और इन 3 फॉर्मूला के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको क्वेश्चंस में कराई थी। नेक्स्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन। लेट्स से मुझे बोला सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंटेज बताओ, तो जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो मास, टोटल का मास नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट निकालना है तो n इंटू एम डिवाइडेड बाय m इंटू 100, जहां पे n क्या था, n था जितने उसकी, जैसे H2SO4 में सल्फर एक बार है तो n की वैल्यू 1 हो गई। लेट्स से H2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, इनटू जो भी ऑक्सीजन का मास है होल डिवाइडेड बाय टोटल का मास, ये टोटल मास होता है, टोटल मास, ठीक है। और ये टोटल मास नहीं होता, ये उस एलिमेंट का मास होता है जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हो उसका मास ऊपर रखते हो। स्टोइशियोमेट्री तो भाई कुछ नहीं थी, स्टोइशियोमेट्री सिंपल था, ये हमें बताता है कैलकुलेशंस, इट डील्स विद द कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन से डील करता है केवल और केवल, ठीक है, जिसमें हम यूनिटरी मेथड लगा रहे होते हैं। तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री इनफैक्ट एक चैप्टर होता है आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री एक ही चीज है। तो स्टोइशियोमेट्री बस कैलकुलेशंस कर रही होती है कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, तो ये जो कैलकुलेशंस होती है ये स्टोइशियोमेट्री में हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले के 2 फॉर्मूला मैंने आपको याद कराए थे, एक होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, एक होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल मास, है ना। यहीं पे आपको डेंसिटी नहीं भूलना है, डेंसिटी भी याद रखना है और ये भी याद रखना है वेपर डेंसिटी, कि वेपर डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला था कि कभी भी आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, ऊपर भी कहीं डेंसिटी केवल यूज हो तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो खत्म हो जाए रिएक्शन में, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, एंड हो जाए रिएक्शन, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट का भी एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है जो कि होता है n अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो बैलेंसिंग के लिए आप लगा रहे हो, ठीक है। n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो, जिसकी भी सिंपलेस्ट रेशियो की वैल्यू स्मॉल आ रही होती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है, ठीक है, और बचा हुआ हमारा एक्सेस रिएजेंट बन जाता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से रिएक्शन हमारी लिमिट कर जाती है, खत्म हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, टोटल 4 आपके सिलेबस में थे, एक था मास बाय मास, एक था मोलैरिटी, एक था मोलैलिटी और एक था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये 4 हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी, कैपिटल एम इसकी यूनिट होती है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, लेट्स से ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी टोटल के नंबर ऑफ मोल। एंड दिस इज अपनी क्विक समरी ऑफ कंप्लीट चैप्टर। जल्दी से बताओ किसे क्या डाउट है, एक बार फटाफट से बताओ किसे क्या डाउट है। एंड अगेन डाउट भी कोशिश करना प्रिसाइज वे में पूछना, ठीक है, मतलब आपको मैं पूरा टॉपिक नहीं समझा सकती क्योंकि वो हम डिटेल लेक्चर्स में समझ चुके हैं, बट ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा, ये मैं आपको बताऊं ये पिछले साल से नहीं हुआ था, लेकिन इस साल से मैंने 11th-12th के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिस दिन उनका चैप्टर खत्म हो उस दिन वो कॉन्फिडेंट फील करे, है ना, भले ही वो 20 मिनट 25 मिनट उनको लगे कि अरे इतना सही था बस, पर उनको लगना चाहिए कि हाँ यही है इसमें, ये मेजर टॉपिक्स, अब अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं बट मेजर टॉपिक्स पूरे चैप्टर के यही है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि बेटा बहुत सारे, अभी आप शायद समझ नहीं रहे हो, अभी पहला चैप्टर है, दूसरे तीसरे चैप्टर से ना हालत खराब हो जाती है, तो उस टाइम पे लगता है कि ये क्या पढ़ा रही है, बायो समझ में लग रहा है, बायो चल रहा है दिमाग में, फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के टाइम पे केमिस्ट्री चल रहा है, ये मर्ज हो जाएगा आपके माइंड में। तो आई वांट कि हमारे बच्चे एटलीस्ट केमिस्ट्री में, मैं तो अपने सब्जेक्ट की तुम्हारे लिए गारंटी लूंगी यार, तो मेरे सब्जेक्ट में तुम्हें ये होना चाहिए यार ये आता है, ये तो बहुत अच्छे से रट गया, बाकी सब्जेक्ट में हमें ध्यान देना है, ये तुम्हें इसमें टाइम नहीं, मैं नहीं चाहती आपका टाइम जाए, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री तो बेटा केवल कैलकुलेशन है, वो कुछ नहीं है, जिसका मोल आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, एक का मोल हमेशा दिया होगा, ठीक है, तो अरे यार ऐसे समझो 5 रुपए की 10 चॉकलेट, 10 रुपए की कितनी चॉकलेट, तो सिर्फ ये वाली बात होती है, तो एक के मोल्स दिए होंगे दूसरे के निकालने होंगे, तो हमेशा क्या करना है, पहले एक के मोल्स निकाल लो, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में घुमा के ले जाओ पूरा, दूसरे कंडीशन में मोल्स निकाल लो, तो इस हिसाब से हमेशा वो रहेगा, फिर मास वास पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है क्या, स्टोइशियोमेट्री में मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी, अच्छा मोलैरिटी क्या होता है, अरे यार डेफिनेशन लिख दो पहले तो, है ना, डेफिनेशन में क्या है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी की यूनिट होती है कैपिटल एम, मोल पर लीटर, और मोलैलिटी होता है मोल पर केजी यानी कि स्मॉल एम। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, हो गए 3 डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो लिमिट कर जाए रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, एक रिएक्शन को देखना है,
ऐसे नहीं कि अपने ही मन से जो कम दिख रहा है वो उसका क्या कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट बन गया, नहीं, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हर एक के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे, जो भी कम पड़ रहा होगा, जिसका भी स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो कम आएगा, वो हमारा लिमिटिंग रीएजेंट बन जाता है। और लिमिटिंग रीएजेंट जो होता है ना बेटा, वो आपको बताता है कि एक रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, है ना, वो रोक देता है रिएक्शन को, उसकी वजह से रिएक्शन रुकती है, लिमिट कर जाता है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। अब बहुत सारे थोड़े थोड़े डाउट्स आ रहे हैं कि ये पर जो आप पूछ रहे हो वो टॉपिक पूछ रहे हो, है ना। आप पूरा जैसे आप बोल रहे हो मोल कॉन्सेप्ट कैसे समझा दे, मोल कॉन्सेप्ट पूरा 1-1.5 घंटे में जो समझाया वो है मोल कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, समझो वहां पे, ठीक है। चलो, इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी फॉर्मूले का, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। वहीं जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ना बताते हुए सिर्फ ये बताता है कि उसका अगर आप एक कॉमन वैल्यू निकाल लो, जैसे आप n से डिनोट कर रहे हो यहाँ पे, तो वो जो आप रेशियो निकालते हो, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो निकालते हो, बेसिकली कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे आप बोलते हो इंपेरिकल फॉर्मूला। तो भाई ये हो गया हमारा ओवरऑल समरी। अब हम आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे, फटाफट से आपका क्वेश्चंस करते हैं शुरू। फोटो अच्छी लग रही ना, अच्छी लग रही ना, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम कैसे देख रही हूँ, दांत कितने आगे दिख रहे हैं मेरे, हाँ स्टार्ट करें। रिलेटिव अबेंडेंस गिवन होगा, यस। चलो यार, लो वॉइस कैसे लग सकती है, मुझे तो वॉइस एकदम सही आ रही है, बताता है कि उसका अगर आप एक कॉमन वैल्यू, कहाँ से लो वॉइस है बेटा, सही तो है वॉइस, एकदम सही वॉइस है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो ओके। अब एक एक करके क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने शायद क्लास में किया हो, शायद ना किया हो, ये बहुत बच्चों के स्कूल्स में पूछा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ये 1 नंबर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोचो, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेपरेटली, ठीक है। रिकॉर्डेड रीडिंग्स ऑफ मास व्हिच आर गिवन बिलो। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास ये था, मतलब ये हमारी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू कितनी है 3, ट्रू वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, 3 ग्राम, 3.0 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा मार्क द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कि रिजल्ट ऑफ बोथ ए एंड बी नीदर एक्यूरेट, अच्छा एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमें निकालना है, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमें निकालना है। करें क्वेश्चन, करें। स्कूल में रिडॉक्स स्टार्ट है, हाँ हम रिडॉक्स पहले करेंगे, डोंट वरी। ब्लर हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं यार सही आ रहा है, एक बार फोकस कर लेती हूँ, चलो हो गया होगा फोकस। ब्लर हो रहा है क्या बेटा, हो तो नहीं रहा है भाई, हो रहा है ब्लर, अब सही है, अब सही, एक बार प्लीज बता दो, अभी अभी क्लियर दिख रही हूँ मैं, और फोकस करूँ क्या एक बार, हो गया, अभी हुआ, एकदम स्ट्रेट देखना पड़ता है इसमें, अभी हुआ, अभी ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो भाई जितना मुझे समझ में आ रही है, देखो पहले देखो आपस में इनकी क्या क्या इनकी क्लोजनेस है आपस की वैल्यूज में, ठीक है। 2.99 के बाद 3.00, 3.01, ठीक है, प्रिसाइज है ना। 3.05, 2.95 बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। 2.95, 96, 97, 98, 99, फिर 3.00010203, 10 वैल्यू का गैप है, प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। अब देखो कि ये एक्यूरेट है या नहीं, एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, क्योंकि 2 रीडिंग्स है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना, एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज कितना आएगा, एवरेज 3.01 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू का निकलेगा 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 1 कैरी, फिर 10 1 कैरी 6.00 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 10 1 कैरी, फिर 10 1 कैरी, दोनों सेम ही आ रहा है क्या, 3 3, एक बार प्लीज चेक करना, है ना, शायद दोनों सेम आ रहा होगा, है ना, 2 3 2 3, ठीक है। तो एक्यूरेट तो दोनों ही है, एक्यूरेट तो दोनों ही है, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ो, रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए कह रहा है रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, नहीं भाई एक एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। देखो ए तो जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, और जो बी है वो एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, एकदम सही बात है, हमारे ए स्टूडेंट की एक्यूरेसी भी थी और प्रिसिशन भी सही था। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नॉट प्रिसाइज बट नॉट, आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नहीं गलत, उल्टा है, प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है ना। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स बी आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट,
प्रिसाइज बट नॉट, हाँ उल्टा लिखा है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नहीं, ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने खैर आंसर दे दिया था, मैंने देख लिया था, है ना, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason question। assertion कह रहा है significant figures for this value is 3 whereas for this value it is 1, ठीक है। significant figure इसके लिए 3 है और उसके लिए 1 है। 0 at the end or right of the number are significant provided they are not on the right side of the decimal point। I hope आपको assertion reason वाले questions करने आते होंगे, है ना। 4 ऑप्शन मिलते हैं, पहला कहता है assertion भी सही है, reason भी सही है, और जो reason है वो explain भी कर रहा है assertion को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि assertion भी सही है, reason भी सही है, पर reason explain नहीं कर पा रहा assertion को। तीसरा ऑप्शन कहता है assertion सही है पर रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि assertion गलत है रीजन सही है। कई जगह पांचवा ऑप्शन लिखा रहता है which says ना ही तो assertion सही है ना ही तो रीजन सही है, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। अरे बाप रे 95 चैट्स नीचे आ गई। बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, ए बी सी और डी, ए बहुत सारे आंसर, बहुत सारे गलत आंसर्स बेटा। पढ़ते हैं, रीड करते हैं, चलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दिस इज 3, एकदम सही है, देखो 2 0 0, डेसिमल के बाद वाले भी सही होते हैं और 2 तो है ही, तो ये बात सही लिखी है। 200 के लिए इट इज 1, ये बात भी सही है, देखो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट ऑफ द डेसिमल ही तो केवल 0 काउंट करते हैं, ये थोड़ी करेंगे, तो ये भी सही है। असर्शन सही है। रीजन 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या वो डेसिमल के बाद नहीं होने चाहिए? गलत लिखा है ये तो गलत लिखा है, वो हमेशा डेसिमल के बाद होना चाहिए। ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद वाले 0 को आप काउंट करते हो, जो बिना डेसिमल के उसको थोड़ी सिग्निफिकेंट बोलते हो, तो रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये क्या है? ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा ऊपर लिखा है क्या? थोड़ा सा पॉइंट चेंज है क्या? अच्छा चलो ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है ठीक है। तो ऑप्शंस आई गेस थोड़ा ऊपर नीचे है, पर कोई नहीं, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो, which of the following statement is indicate, sorry, following statements indicates that law of multiple proportion is being followed। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ फॉलो हो रहा है? सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। Carbon forms two oxides, namely carbon dioxide, carbon monoxide, whereas masses of oxygen, which continues with fixed mass of carbon, are in simple ratio. Magnesium burns in oxygen. The amount of magnesium taken for the reaction equal होगा amount of magnesium oxide formed. ये तो वो फर्स्ट वाला लॉ गया है ना। At constant temperature and pressure, इतना ml of hydrogen will combine. ये तो Gay-Lussac's लॉ गया, ये Gay-Lussac's लॉ है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम है। पूछा कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन एनी सोर्स, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो बचा क्या? बी। और वैसे भी बी पढ़ के भी तुमने सही कर दिया होगा, क्योंकि आपको मैंने इसी का एग्जांपल कराया भी हुआ था। चलो भाई, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो बना रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है। masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in simple whole number ratio. Is this statement true? मैं ही बता देती हूँ yes, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आप बताएंगे। दूसरा आंसर अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ये सही स्टेटमेंट है? यस मैम। किस लॉ के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से ये सही स्टेटमेंट है? बताओ। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ये स्टेटमेंट सही लिखा है? बोलो 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 बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? किस लॉ के हिसाब से? वेरी गुड बच्चा, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसी ने Gay-Lussac's लॉ लिखा था, तो वो गलत है। क्यों लिख रहे हो यार? बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नहीं, एक दो लोग Gay-Lussac's लॉ लिख रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा, रीड करो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रीड करो अच्छे से। एक ही एग्जांपल 10 बार बता रही हूँ, सेम ही तो है। गिव वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस लॉ। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको क्लास में सॉल्व कराया है कि जब कार्बन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन बोलते बोलते ही कर दे रही हूँ मैं। तो ये है 12:2 कितना 16 के रेशियो में, और ये 12:32 के रेशियो में। तो डिफरेंट मासेस का जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या कोई भी एग्जांपल ले सकते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2। तो ये अपना 3 नंबर का क्वेश्चन था टोटल। आई होप आपको समझ में आया होगा, 3 या 4 नंबर का था। शॉर्ट आंसर, अ बॉक्स कंटेन्स सम आइडेंटिकल रेड कलर्ड बॉल्स, ठीक है, लेबल्ड एज ए
ईच वेइंग 2 ग्राम, हर बॉल का जो मास है वो 2 ग्राम है। Another box contains identical blue colored balls labeled as B, each weighing 5 ग्राम। A का कितना था 2 ग्राम, ठीक है, A 2 ग्राम है हमारे पास, A जो है ये 2 ग्राम है, B जो है वो 5 ग्राम है, ठीक है। कंसिडर द कॉम्बिनेशन AB A2B, यानी AB2 A2B और A2B3, 1 2 3 4 है ना, A2B3। चलो ये 3 चीजें हमारे पास ये 3 चीजें, ठीक है। तो बताना क्या है, शो दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो देखो A का मास कितना है, देखो यहाँ पे A लिख देते हैं, इसको हटा दो, यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखो B, ठीक है। A देखो कितना गिवन है, A का मास है 2 ग्राम्स, है ना, 2 ग्राम्स, ठीक है, और B कितना है हमारे पास 5 ग्राम्स, ठीक है। तो A और B, फिर A कितना है 2 और B कितना हो गया, क्योंकि 2 बार है, 5 2 10, A कितना है 2 2 4 और B कितना है 5, A कितना है 2 2 4, B कितना है 5 3 15, ये आ रहा होगा। आपको शो करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो क्वेश्चन है इसी में कई जगह घुमा देते हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख देते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO है, NO2 है, N2O है, फिर N2O3 है। तो सेम ही क्वेश्चन है, अगर वैसा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो पहले बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, किसी एक का मास कांस्टेंट होता है और दूसरे का जो है उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। आप इस पे A का मास कांस्टेंट करो, कांस्टेंट कैसे होगा, लेट्स से ये 4 है तो हम इसको भी तो 4 कर सकते हैं, इंटू 2। अगर आप A के मास को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको B का मास भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, A तो देखो सेम हो गया, अब A कितना हो गया 4 और यहाँ भी 4, तो A कितना हो गया, कांस्टेंट कर दिया हमने। एक कांस्टेंट होता है क्योंकि हमारे इस लॉ में एक मास कांस्टेंट होता है और दूसरे का हम रेशियो निकालते हैं, इसका हम निकालेंगे रेशियो, जो कि कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, SWR लिख दिया है, विच मींस सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे 1:2 3:4 ऐसे छोटा छोटा रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, भाई क्या आ रहा है, क्या है 5 2 10 रेशियो, 10 2 20 रेशियो, 5 रेशियो 15, है ना, ये आ जाएगा। तो 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 3 15, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये, कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये, इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी से बताओ, हमारे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, हमारे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो एक बार। आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स, एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या ये सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए, 2 होगा, 2 का होगा 5 2 सॉरी 5 2 हाँ सॉरी 2:4:1:3, हाँ ठीक है, अभी सही है ना, 5 2 10, 10 2 20, 5 15, तो 5 2 5 4 20, 5, हाँ ठीक है, सॉरी अभी सही है ना, ठीक है। रॉन्ग तो ऐसे लिख देते हो एकदम, ऐसे नहीं लगता कि कुछ मेथड ही पूरा कुछ हो गया, क्या हो गया, ऐसे वाला हो जाता है। 2 बोल दो ना, समझ गई मैं, ठीक है, 2 होगा, 5 2 10, नॉट 5 1 10, ठीक है। चलो आया समझ में, कोई कह रहा है मैम फिर से समझा दो, सुनो, वो बोल रहा था कि आपको 2 चीजों के मास गिवन थे, और ये आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्यों 4 बार बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत स्कूल्स में इसको AB की जगह नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख देता है, तो एक ही सिमिलर मेथड है। तो वो बोल रहा है A का मास दे दिया मैंने आपको, दूसरे B का मास दे दिया मैंने आपको, हमने दोनों का मास लिख लिया, तो उसने 4 फॉर्मूला मॉलिक्यूल बना के दिए कि एक AB है, AB2 A2B A2B3, जैसे एक CO CO2 पढ़ा ना, अभी CO CO2 अभी क्वेश्चन किया, तो वैसे मासेस दे दिए। तो हमने पढ़ा एक का मास कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरे का मास हम क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। तो कांस्टेंट किसका, A का मास हमने कर लिया और B के मास का हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, और इसका जो रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। देखो सिंपल होल नंबर रेशियो ना 1 2 3 4 के बीच में, तो सिंपल होल नंबर रेशियो है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2:4:1:3 आंसर हो गया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में हर एक का मास परसेंट निकालना है, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट, है ना, यस मैम। सोडियम का मास कितना होता है 23, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है
16। हर एक का मास निकालना है, तो चलो एक एक करके निकालते हैं। पहले सोडियम का निकाल लेते हैं। सोडियम का मास परसेंट बताना है, तो मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23। कितनी बार सोडियम है मैम, एक बार है। ओवरऑल का मास जोड़ो, Na2SO4 का टोटल मास निकालो, यहां से निकालो टोटल मास। टोटल मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं साइड में इसको सॉल्व ही कर देती हूँ, चलो साइड में, ठीक है। Na2SO4 23 इंटू 2, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है 64। 6 2 2 4 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा 10 12 1 कैरी है ना, फिर 6 10 14 142 आ रहा है क्या, एक बार इसे चेक करो 142 आ रहा है क्या, एक बार प्लीज इसको चेक कर लो। अभी सही है, अभी बेटा अभी रॉन्ग लिखना बंद कर दो, अभी वो 2 वाला जो मैंने 5 2 कर दिया था अभी सही है, अभी सही। अभी तो कोई तुम्हें अभी तो रोना तो नहीं आ रहा है कि अरे मैम नहीं मैम, 142 आ रहा है ना, चलो ठीक है डन डन। तो कितना हो जाएगा टोटल 142। फिर किसका मास निकालना है, सल्फर का। सोडियम 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सल्फर परसेंट कितना निकलेगा, सल्फर 1 टाइम है मैम, सल्फर का मास होता है 32 डिवाइडेड बाय 142। ऑक्सीजन परसेंट कैसे निकलेगा मैम, ऑक्सीजन जो है वो हमारा 4 टाइम्स है, इंटू एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 डिवाइडेड बाय 142। सबको 100 से कर देना है मैम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से एक एक का परसेंट निकल के आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ सोडियम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सब कुछ यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो इन द चैट बॉक्स क्या हमारे बच्चों को समझ में आया, इन द चैट बॉक्स क्या हमारे बच्चों को ये समझ में आया, कर लोगे खुद से, कर लोगे, कैलकुलेट कर दूं क्या, एक एक कैलकुलेट भी कर दूं, और ओवरऑल देखना 100% आ रहा होगा। हमेशा कैलकुलेशन चेक भी किया करो, ओवरऑल आपका आंसर 100% आना चाहिए सबको जोड़ के, ठीक है। पहला आ रहा है 32.3 समथिंग, दूसरा 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। आपको बेटा बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ये सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ, आपको हमेशा खुद से करना है, ठीक है। 16 इंटू 4 इज 64, तो डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 64 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 45.05, ठीक है। 40 50 60 70 80 90 5 6 7 8 9 10 एग्जैक्ट 100% टोटल ओवरऑल आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो भाई इन द चैट बॉक्स क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमारे बच्चों को क्लियर हुआ, क्लियर 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 मत करना, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन था, बताओ 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 जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ हमारे बच्चों को, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से एक बार बताओ, क्या हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आस्किंग टू, बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन यही तो है जिसका परसेंट निकालना है, डिवाइड बाय टोटल का परसेंट इंटू 100, किसी चीज का कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप जिसका भी परसेंट निकालना है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, क्या समझाऊं इसमें, यही तो है। मैं फिर से बोल दूं, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो चुपचाप उसको डिटेल में पढ़ लो, टॉपिक आपको, आप खुद से सोचो ना, 15 20 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने थोड़ी चलाएंगे हम एक चैप्टर, है ना, तो टॉपिक जो है वो पूरा डिटेल में वहां से ही समझ में आएगा आपको। यहाँ अगर आप किसी भी टॉपिक में डाउट था तो यही तो होमवर्क था ना 2 दिन में, 2 दिन का बस एक ही काम था कि अगर 1 1.5 घंटा भी निकाल लोगे और हर एक रिवाइज कर लोगे ना टॉपिक्स, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्लियर आ गया मेरे पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 3 मोल सोल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी कितनी है, हमेशा गिवन चीज लिखो, हमेशा रूल नंबर 1, हमेशा गिवन चीज हमें लिखनी है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्या है, ये कैपिटल M किसकी यूनिट होती है, मोलारिटी की, तो यानी कि मोलारिटी है, मोलारिटी 3m। अच्छा मोलारिटी का मतलब क्या समझते हो, मतलब 3 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, यस और नो, यस और नो, मतलब तो यही हुआ ना, 3 मोल प्रेजेंट 1 लीटर सोल्यूशन में, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पे, 3 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो मैंने बोला 2 मोल, तो 2 मोलारिटी मतलब 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, स्मॉल m हमसे पूछ रहा है,
स्मॉल m हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से बात को, गिवन क्या है, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, ठीक है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की ही मोलालिटी पूछ रहा है, सोल्यूशन की मोलालिटी पूछ रहा है ऑफ NaCl, NaCl क्या है बेटा, ये तो सॉल्यूट है, ये तो सॉल्यूट है ना। अच्छा NaCl गिवन है, ठीक है मैम, NaCl का मास लिख दो, NaCl का मास लिखो, मोलर मास कितना आता है, Na होता है 23, Cl होता है 35.5, 58.5 होता है शायद, है ना, 5 6 7 8 3 4 5, 58.5, ठीक है, ग्राम पर मोल। पर ये सारी चीजें किसकी गिवन है, सॉल्यूट की, और करना किसके लिए हमें, सोल्यूशन के लिए। अच्छा पहले देखो कमी क्या है, इस पूरी इंफॉर्मेशन में कमी क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। रूल नंबर 2 फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मैम सॉल्यूट के रखने हैं डिवाइडेड बाय मास रखना है मैम सॉल्वेंट का, वो भी किलोग्राम में। पूरे क्वेश्चन में, पूरे फॉर्मूले में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है। देखो क्या हमें नंबर ऑफ मोल गिवन है, हाँ मैम नंबर ऑफ मोल हो गए, एन की वैल्यू हो गई 3, कोई दिक्कत नहीं मैम, एन की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, कहीं भी तुम्हें सॉल्वेंट दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। सॉल्वेंट क्या है, ऐसी पानी नहीं रखते हम, अनलेस एंड अनटिल हमें कभी एक्वस सॉल्यूशन है ऐसा कुछ ना गिवन हो। हम क्या करें इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आधे ज्यादा बच्चे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी कितना सॉल्व कर पा रहे, मैक्सिमम बच्चे कभी ये मास रख के आ जाएंगे, कभी इधर से मास निकाल लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो वहां से मास उठा के रख देंगे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं पे गलती करेंगे, ठीक है। तो आप समझो पहले, सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए पूरी मेहनत करनी है, जितना भी हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ताकि हम निकाल पाए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। किलोग्राम में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या मेहनत लग सकती है। डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, और डेंसिटी होता क्या है मैम, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा ये दोनों चीजें सोल्यूशन के लिए ही होंगी, जैसे डेंसिटी अगर सॉल्यूट की गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट की गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 1.25, 1.25 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्या, नहीं मैम नहीं गिवन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, 1 लीटर, तो यहां से आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 1.25, 1.25 किस में आया 1.25, और ml है तो लीटर में आपको कन्वर्ट करना था तो 1.25, ठीक है 1.25। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, वेयर आर यू फ्रॉम सबसे पूछने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट आया, किसी को कोई भी डाउट आया, मेरे ख्याल से नहीं आया वो, ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक चीज देखो, वो ml में था और ये लीटर में था, तो आप इसको नहीं रख सकते, आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटेगा 2 जीरो कटेंगे, ठीक है, तो एक रह जाएगा 1250 ग्राम, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास ml में था और ये हमारे पास लीटर में था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लीटर में, ठीक, इसको कन्वर्ट कर लिया लीटर में, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, सभी ने लिख दिया क्लियर, ठीक है। किसी ने लिखा नहीं समझ में आया, तो बेटा हमने डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, क्यों निकाला मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई मास ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है, नो मैम, देखो सॉल्वेंट का कुछ भी गिवन नहीं है, आप खुद से सोचो बेटा, सॉल्वेंट के बाद आप हमेशा क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। रूल नंबर 1 गिवन देखो क्या है, रूल नंबर 2 फॉर्मूले में देखो कमी क्या है, कमी है सॉल्वेंट के मास की, और सॉल्वेंट का तो लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं सॉल्वेंट से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें क्वेश्चन में सॉल्वेंट से रिलेटेड। तो सॉल्वेंट का एक फॉर्मूला पता है हमें मास निकालने का, क्या होता है बताओ, बताओ, मैं बताती हूँ यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ। अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होगा कि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट के मास से आता है। आप ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट का मोलर मास है, तो गिवन मास निकल आएगा। सॉल्यूशन का मास डेंसिटी से निकल आएगा, ये हम डेंसिटी से निकाल सकते हैं, है ना, ये हम किससे निकाल सकते हैं, ये हम नंबर ऑफ मोल्स से निकाल सकते हैं, और ये दोनों आ गए तो उठा के इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो पूरा कहानी यहाँ पे घूम रही है, पूरी कहानी हमारी यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कमी किस चीज की है जिसके लिए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन में से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ
सॉल्वेंट, ये करना है हमें, ये करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है, इफ यू कैन सी 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा नहीं पता मैम, चलो दिखाते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। सोचो सोचो सोचो, मास ऑफ सॉल्यूट करने का तरीका क्या होगा। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यस मैम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे, सॉल्यूट अपॉन 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 मोलैरिटी क्या होता है, अपॉन मोलैरिटी या गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितने, 3 मोल्स गिवन है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता मैम, वही तो निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5, 58.5 यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी 24, 25, 2 कैरी 5 3 15, 16 17, 175.5 ग्राम। एक बार वापस से चेक कर लेना, सही होना चाहिए, ठीक है, 175.5 ग्राम, ठीक है। तो माइनस कर दो, 1250 माइनस 175, 175.5, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 5 इज 4, ये 7 लिखा है, 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचा, 1 1 माइनस 1 इज 0, 1074.5। लेकिन क्या हमें ये निकालना है, नहीं मैम, तो इसको उठा के ऊपर रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रखना है हमें, है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3, मोलर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 1074.5। अब पहले ये बताओ किसी किसी की समझ में, मैम छुट्टी कर दो, वाह बेटा वाह वाह वाह, नहीं मतलब वाह 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 वाह, मतलब इससे अच्छा तो हो ही कुछ नहीं सकता, है ना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो पहले ये बताओ, ये सब सही है, कहाँ गए तुम लोग। हाँ, इसमें मैं बताती हूँ एक कमी है, अभी एक कमी, एक चीज और करनी है, वो क्या करना है मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन में एक कमी है क्या, एक कमी है क्या, इन द चैट बॉक्स बताओ जल्दी से, 9 बजे छुट्टी कर देना मैम ना, एक कमी है, अभी एक चीज और करनी पड़ेगी, सब सही है, सब सही है, बस एक छोटी सी जगह, छोटी सी चीज पर क्या नहीं आया, चलो रिपीट कर दूंगी मैं। लीटर मैम, ml से लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई किया, हाँ वहां पे किया, और क्या है, 2.79 इज द आंसर, मुझे देखना, किलोग्राम, वेरी गुड, किलोग्राम, किलोग्राम आंसर आने लगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको मुझे किलोग्राम में करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के देती हूँ, ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, 3 के आगे आ जाएगा 1.074 किलोग्राम, यहाँ पे लिख लेना 1.074 किलोग्राम, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में करना था तो 1000 करना था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हटा दो, ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, मतलब बेसिकली 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे कर लेना। ये ग्राम पर ml में था और ये लीटर में था, तो ग्राम पर ml को लीटर में कन्वर्ट करना था, इसलिए बेटा वहां पे 1000 किया, ठीक है। अब मैं इसको रिवाइज करवा दूं, पूरा रिकैप कर दूं, इस क्वेश्चन का पूरा रिकैप कर दूं, पहले बताओ 2.79 आ रहा है, हाँ तो यही होगा, 2.79 समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना। अच्छा यूनिट क्या लगेगी, स्मॉल m, क्योंकि मोलैरिटी है। चलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन आया होगा, एक बार मैं फटाफट से, क्लियर हुआ होगा, पर क्लियर करते हैं इसको, जल्दी से करते हैं इसको हम क्लियर, ठीक है। तो देखो हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, अब हमें पता है हमें करना क्या, नंबर ऑफ मोल्स रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, नंबर ऑफ मोल हमें पता है 3 है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता, और सॉल्वेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट का एक फॉर्मूला याद आया, वो होता है कि जब सोल्यूशन का मास पता चल जाए और सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मास पता चल जाए, तो इन दोनों को माइनस करके हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन का मास निकालने चले गए और सॉल्यूट का मास निकालने चले गए। सॉल्यूशन के मास के लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है मैम। इसके अलावा हमेशा यूनिट्स याद रखो, कभी ग्राम में, लीटर में, ml में, किलोग्राम में, जिसमें भी रखना है वो यूनिट हमेशा याद रखना, क्योंकि फालतू छोटी सी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद हमको पता चला कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है, क्योंकि हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है और मोलर मास पता है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। ये दोनों ही चीजें निकाल के हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे
और ये वाली चीज, ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जिसको उठा के हम फर्दर यहाँ पे फॉर्मूले में अपने रख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं जो टेढ़ी उंगली से करके समझना पड़ता है ना। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो आपसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछ रहा इसमें, है ना, उसने हमसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा इसमें, तो हमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट मूव करना पड़ गया इसमें। माइक ऊपर कर लूं क्या, तुमको आवाज और आएगी? हाँ, तो हमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली मूव करना पड़ गया। ठीक है, आया आया, प्यारा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा, अच्छा था ना। चलो एक और क्वेश्चन, छुट्टी उट्टी नहीं होगी बेटा, 9:15 9:15 9:20 के आसपास छुट्टी होगी। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज इतना परसेंट आयरन, इतना परसेंट डाइऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, निकालना क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला ना, तो मैं तो टेबल ही बोलूंगी, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इजीली भी कर सकते हो, मैं तो टेबल से ही करूंगी इसको, है ना, वो ज्यादा आसान लगता है मुझे। आयरन और ऑक्सीजन लिख दिया, उसके बगल में क्या लिखते हैं, पहले हमने लिख दिया एलिमेंट, ये देखो लिख लेना ऊपर, है ना, हेडिंग लिखते रहना, पहले एलिमेंट लिख दो फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कितना है 69.9%, 30.1%। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मास। अच्छा, अब आयरन और इसका आपको मास लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास सभी को याद होगा, है ना, ऑक्सीजन का मास सभी को याद होगा, याद है ना, एग्जैक्टली 16। बट एक चीज याद रखो कि ऑक्सीजन का मास आपको याद है, लेकिन आयरन का भी याद कर सकते हो, चाहो तो याद करना, क्योंकि आयरन भी कई जगह पे आपको काम आ सकता है। ठीक है, कई जगह पे हो सकता है हमें आयरन का काम आ जाए, तो आयरन का मास भी हमें याद रखना है। ठीक है, इट इज 55.5 एंड दिस इज 60। ठीक, अब मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकलता है मैम, 69 मोल कैसे निकलता है, जो भी आया है 69.9 डिवाइडेड बाय 55.5, याद है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्लॉक को डिवाइड कर दो, इसको तो इससे डिवाइड कर दो, 30.1 डिवाइडेड बाय 60, दोनों को एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वैसे तो देख के आप डायरेक्ट आंसर दिख ही रहा होगा, है ना, डायरेक्ट आंसर सबको दिख ही रहा होगा कि क्या आ रहा है, मतलब पॉइंट में तो चलेगा, बट आपको हमेशा पॉइंट में निकालना है। खैर आप देख के ही समझ सकते हो कि दोनों में ही, है ना, जैसे 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना। चलो देखते हैं, 69.9 डिवाइडेड बाय 55.5, तो यार 1.25 समथिंग, 1.25 समथिंग। ठीक है, 1.25। ठीक है, और दूसरा क्या है 30.01, 30.01 नहीं 1 डिवाइडेड बाय 16, ये 1 पॉइंट, हाँ 2 मतलब समथिंग आ रहा होगा तो 1.88। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट बॉक्स क्या कहता है, याद है सबको, जो सबसे छोटी वैल्यू आई है उसको उठा के दोनों से डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इसको उठाओ इसी से डिवाइड कर दो, है ना, और इससे भी डिवाइड कर दो, ये तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 2 5 6 7 8 टी, 1.5 समथिंग आ रहा है क्या, 1.5 समथिंग आ रहा है क्या, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.5। अब मैम ने तुमको एक बात बताई थी, यहां से वो पूरी बात स्टार्ट होती है। अगर आपको याद है एक्स्ट्रा हिंट दिया था मैम ने तुमको, एक्स्ट्रा हिंट क्या दिया था, क्या इसका आंसर ये आएगा कि मैम आयरन तो 1 है, ऑक्सीजन 1.5 है, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, कभी कभी नहीं लिख सकते। सबको याद होगा हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हम पॉइंट में कभी ये चीज नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से जिससे इसका पॉइंट हट जाए। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं हटेगा, छोटी छोटी वैल्यू लेते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको पता है 1.5 2 जा हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करा तो ऊपर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, है ना, है ना, 0.5 3.0 मतलब 3, तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ से, तो हमारा आंसर आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आयरन कितना है 2 टाइम, ऑक्सीजन 3 टाइम, दिस इज द आंसर। अब इसको कई लोग ऐसे कराते हैं, नंबर ऑफ मोल एक एक करके लिखाते हैं, है ना, आप लिख लो, यहाँ पे हेडिंग लगा लो एलिमेंट, यहाँ पे हेडिंग लगेगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ पे लगेगी एटॉमिक मास, यहाँ पे लगेगी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लगेगी रेशियो, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी। बताओ क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, बताओ यार, बैठ जाऊं क्या, क्या हमारे बच्चों को ये क्लियर है? Fe2O3, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया था, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का मास निकालना है, रिक्वायर्ड टू मेक इतना ml ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस। अगेन बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन,
मास ऑफ सोडियम एसिटेट हमें बताना है, मतलब गिवन मास हमें बताना है इसका, रिक्वायर्ड टू मेक इतना ml, तो वॉल्यूम कितना है 500 ml, वॉल्यूम कितना है 500 ml है ना, ऑफ इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन, इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये मोलारिटी की बात कर रहा है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.375, मोलर लिखा है, कई जगह मोलल लिखा रहता है जिसका मतलब होता है मोलालिटी। मोलर मास भी गिवन है हमें सोडियम एसिटेट का 82.0245 आएगा ना ग्राम पर मोल, और निकालना क्या है मास ऑफ सोडियम एसिटेट हमें बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, मास ऑफ सोडियम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट हो गया ना, ये तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया क्या, ये डायरेक्ट ही लग रहा है क्या, मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, और वॉल्यूम किसका गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिड रिक्वायर्ड टू मेक इतना ml ऑफ दिस मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन भी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। गिवन मास हमें निकालना है, मोलारिटी है 0.375, नहीं डायरेक्ट है, बढ़िया नहीं है, डायरेक्ट है क्वेश्चन। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें पता है 82.0245 लिख लेना, 02 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 500, पर वॉल्यूम को रखना है लीटर में 1000, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 0.37, यहाँ लिख देते हैं इसको ना, यहाँ पे लिख देते हैं, तो 0.375 इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन 82.0245 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा, ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक साइड ले जाओ 0.375 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी चाहो तो काट दो, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 41.01 गिवन मास आ जाएगा ग्राम में। बताओ आया 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 कितना आ रहा है, 375 मल्टीप्लाई बाय 41.01, 15.37 समथिंग आ रहा है क्या, समझ में आया हमारे बच्चों को, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एक बार बता दो। $15.375 आ रहा होगा, 100 से डिवाइड आपने, 1000 से डिवाइड आपने, तो फिर आप उस समय 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 1000 से, मैंने उसको एमएल नहीं बताया ना, फिर उसको बताया ना बेटा, यहाँ पे बताया तो ये ग्राम पर एमएल में था, ग्राम पर एमएल में था, और ये एल में लीटर में था, है ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, है ना, हाँ, तो इसको हम कर रहे थे, ग्राम पर एमएल में था, इसको मैं केवल ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे ये किया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1.25 इंटू 1000, 0 कैंसिल आउट, 1250, हाँ सही है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये लीटर में, डायरेक्ट केवल लीटर में कर रहे हैं, ग्राम से कोई लेना देना, तो इसको 500 डिवाइड बाय 1000 किया हमने, ठीक है, आया 15.3785 समथिंग आ रहा है मैम, ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं 15.37 लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, चेक कर लेना, नियरली आंसर हुआ, आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी, कौन सा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए, अच्छे समझ में आएगा मेरे ख्याल से, क्लियर मत करना बेटा, क्लियर करना, ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं लगा, मुझे लगा कि ये थोड़ा घुमा घुमा गया, पर नहीं है, नहीं है, डायरेक्ट है क्वेश्चन, डायरेक्ट है हमारा क्वेश्चन, डायरेक्ट है हमारा क्वेश्चन, एंड प्रारंभ बैच, द्रोणा बैच कैसे मैनेज करें, देखो ये तो आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स। अच्छा एक और चीज होती है कि सब्जेक्ट वाइज भी होता है ना, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट यहाँ ज्यादा अच्छा आ रहा है या वहां हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, अदर देन दैट यार देखो मेरे ख्याल से इट इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल कि आप दोनों बैचेस की क्लासेस एक साथ ले पाओ, है ना, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे चूज ही होना पड़ेगा एक जगह पे, है ना, बट आप ये कर सकते हो कि जैसे कई चीजें आपको लग रहा है तो हमने इस चैप्टर को इधर भी पढ़ लिया, इधर भी पढ़ लिया, बट आप हर चैप्टर कैसे कर पाओगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां भी आपकी रोज 1.5-2 घंटे की क्लास चलती है, एक चैप्टर की, एक सब्जेक्ट की, सॉरी, तो 4 घंटे वहां होती है, 4 घंटे यहाँ होती है, और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे है,
अगर किसी की टाइमिंग ऊपर नीचे तो आप मैनेज कर सकते हो, अगर एकदम ही सेम टाइम है तो आप फिर बाद में किसी एक को आपको देखना पड़ेगा। अब वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि लेट्स से आपको बायो लग रहा है तो आपने बायो उधर बाद में पढ़ लिया, इधर पहले पढ़ लिया, केमिस्ट्री इधर पहले पढ़ लिया उधर बाद में, या इधर बाद में उधर पहले, तो ये आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से चूज ही होना पड़ेगा इसमें, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कहाँ ज्यादा समझ में आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट जो आपके पास बचा हुआ, अगर आप डमी स्कूल के बच्चे हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना, है ना, लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बट आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, क्लियर है ना ये चीज? चलो चलो, ऑल राइट ऑल राइट, मुझे कोई डाउट तो अभी नहीं दिख रहा। परफेक्ट परफेक्ट, अभी छुट्टी नहीं बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी छुट्टी मत करवाओ, पता है आप ही का नुकसान हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट सेशन वाले दिन मैं जनरली छुट्टी लेट ही करूंगी। उसका रीजन ये कि डाउट सेशन वाले दिन तुमको मैं नहीं ऐसा कर सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब तक इसमें पढ़ते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से कितना कॉपर आप क्या बोल रहे हैं ऑब्टेन कर सकते हो, निकाल सकते हो? अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा एक बात दो, इतना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट है, कोई मुझे बता सकता है? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम, 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं केवल 1 ग्राम, एक कॉपर सल्फेट की बात करूं तो उसमें कितना कॉपर लग रहा है आपको, क्या लग रहा है उसमें कितना कॉपर है, कितना कॉपर है? कॉपर का मास 63.5 बेटा, कॉपर होता है 63.5, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 60, ये मास है, ठीक है। अब आ गया आंसर, अच्छा अभी अभी आसान हो गया होगा, ठीक है, चलो चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमें पता है मैम, अगर आप इसकी बात करो तो अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल कॉपर सल्फेट में कितने एटम्स है कॉपर के? 63.5, इतना, या ग्राम के टर्म ले लो 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है, एक मोल में इतना ग्राम कॉपर प्रेजेंट है ना। अब ये मत कर देना तो 100 मोल में कितना है, क्योंकि आपको मोल से रिलेटेड नहीं पूछ रहा है, वो आपसे मोल से रिलेटेड नहीं पूछ रहा, सिंपल सी बात है, एक मोल में इतना कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब कितना, इतने कितने ग्राम में, 100 ग्राम के लिए निकालना है, जैसे वही वाली बात है ना, 10 रुपए की 20 चॉकलेट तो 20 रुपए की कितनी चॉकलेट, तो इतने कॉपर में, इतने कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर है, तो 1 ग्राम कॉपर में निकालो, तो पहले इसके लिए निकालो कॉपर सल्फेट का ओवरऑल मास बताओ, CuSO4 का टोटल मास, टोटल मास बताना है हमें ऑफ CuSO4, कैसे आएगा? कॉपर है 63.5 प्लस सल्फर है 16, है ना, प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 4 64, तो 63.5 प्लस 16 प्लस 64, है ना, ये हो गया CuSO4, सही है, तो 0.5 आ जाएगा, 10 13 1 कैरी 12 13 14 143.5, तो 143.5 ग्राम में मतलब 63.5 ग्राम कॉपर है ना, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा बताओ? 1 ग्राम, मैं हमेशा कहती हूँ पहले 1 ग्राम में निकालो, वैसे तो मुझे पता है तुम डायरेक्ट 100 ग्राम में निकाल लोगे, बट फिर भी 1 ग्राम में 63.5 अपॉन 143.5, उसको रीचेक करना, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें कोई दिक्कत कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, देख लेना। और निकालना कितने के लिए? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में होगा 63.5, 143.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ कॉपर, तो यहां से निकाल लेना, क्या निकालना था? हाउ मच कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन बेटा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, 111.111.5, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सही था, ये एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, ये एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, ये सही आ रहा था, नहीं आ रहा था क्या, रॉन्ग आ रहा था क्या? हाँ मतलब कैलकुलेशन देख लिया करो यार, बाकी मेथड समझ गए होगे मेरे ख्याल से। 63.5 प्लस 16 प्लस 16 4 64, 5 10 11 12 13 3 1 कैरी 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही तो है, कॉपर सल्फेट ही था ना, सही तो है, क्या गलत हो गया?
कुछ गलत हो किया क्या, देख लेती हूँ मैं। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 32 होगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मास ऑफ सल्फर इज 32, 32, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 5 ठीक है ठीक है, वेट 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 वेट, सही कर लेते हैं चलो, 5 3 4 3 4 5 9 12 13 14 15, 159.5, सॉरी सॉरी माय बैड, 159.5। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लेना। तो मास ऑफ कॉपर निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है कितना आ रहा है कितना आ रहा है, 63.5, 159.5 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ कितना आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन किसी किसी समझ में आया, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया, ग्राम, क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हुआ, क्लियर करना है, ये तो आसान लगा होगा यार, 39.8 समथिंग 81 समथिंग आ रहा है बेटा, देख लेना ठीक है, ये तो इजी लगा होगा, ये तो क्लियर हुआ होगा अच्छे से एक ही बार में, है ना, ये तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड है, ये तो हमारा डायरेक्ट यूनिटरी मेथड वाली बात हो गई थी। बताओ क्या हमारे बच्चों को ये क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर 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 क्लियर, आईसीएससी का रिजल्ट कब आएगा, आईसीएससी का रिजल्ट कब आएगा, आईसीएससी का रिजल्ट सीबीएसई के बाद आता है, वैसे आईसीएसई का रिजल्ट तो सीबीएसई के बाद आता है, जनरली तो हमेशा यही होता है, ठीक है। जिया कह रही है मैमड़ा राजमा चावल खाओगे, मैं तो जिया मत मेरा जिया जलाओ बेटा, जिया बेटा ऐसा मत करो, मेरे घर में तरोई बनी है आज, ये कैसी हरकत है यार, तुम लोग बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो, आज मेरे घर में बनी है तरोई, जिसको कई लोग तुरई बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग, तो गंदी सी सब्जी बनी है मेरा, बट इट्स ओके, मुझे खराब नहीं लगती, मैं खा लेती हूँ, मुझे खराब ये लगता है जब मेरी मम्मी दूसरे टाइम भी वही सब्जी दे देती है, आई स्वेयर मुझे कोई भी चीज खराब नहीं लगती, आई कैन ईट करेला, आई कैन ईट लौकी, सब कुछ खा सकती हूँ, पर एक टाइम, जब मुझे दूसरे टाइम मम्मी कहती है बेटा यही है आज, मन नहीं था तो हमने सोचा रोटी बना ले केवल, तब मुझे बहुत गुस्सा आती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझना पड़ता है मम्मी के साइड भी, है ना। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो मूविंग फॉरवर्ड, कैलकुलेट द, कितना टाइम हो रहा है, 9:10 हो रहा है, नहीं यार आज तो एक्सटेंड होगी क्लास, जिसको रुकना है रुके, जिसको जाना है जाए, लेकिन आज क्लास एक्सटेंड होगी हमारी, समझ लो आज देर तक पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वाले दिन कोई भी भाई वो नहीं हो सकता, 15 क्वेश्चन तो मिनिमम लगा लो, मिनिमम लगा लो, फिर 5-10 होमवर्क ले लो, 15 तो बहुत मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉर्मूला डेटा, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, तो वही रिलेटिव एविडेंस मोलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास किसका निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, देखो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, रिलेटिव एविडेंस मल्टीप्लाई बाय मोलर मास प्लस रिलेटिव एविडेंस दूसरे का मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, रिलेटिव एविडेंस कितना है 75.77, अब मैं आपको बता दूं जितने बच्चों ने ये लिख दिया उनका आंसर गलत है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये परसेंट में गिवन है, परसेंट इसका हमें हटाना पड़ता है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परसेंट हमें इसका हटाना पड़ता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, परसेंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सही है ना, सही है ना, चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, वेस्ट नहीं कर रही टाइम, गलत है ये, डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 34.9689 प्लस, फिर रिलेटिव एविडेंस 24.23% लगा है, तो इसलिए हम इसके परसेंट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 36.9659, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एटॉमिक मास का आंसर आ जाएगा, ठीक है, चेक करना कितना आ रहा है, ये आएगा, चेक कर लेना कितना आ रहा है, इसका पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेगा, मतलब 2 0 पहले, मतलब 0.75, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेती हूँ, 0.7577, अरे 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 0.7577 मल्टीप्लाई बाय 34.9689, यार होगा 26.495 प्लस, उसको भी देखो, जीरो नीचे क्या लगा है 100 लगा है, मतलब 2 0 ऊपर आ जाएंगे, मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.2423 मल्टीप्लाई बाय 36.9659, ये आएगा 8.9556, ठीक है,
चलो बोलो कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम इसमें किसी को, कोई भी दिक्कत? 35.4518 समथिंग समथिंग आ रहा होगा एवरेज मास। बोलो क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फॉर्मूला समझ गए ना बेटा? लिख लेना फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नेचुरल अबेंडेंस मल्टीप्लाई बाय मोलर मास प्लस नेचुरल अबेंडेंस ऑफ बी, जो भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लियर 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 आया? चलो एक और। गुड बाय। रुक जाओ यार, रुक जाओ यार। मैम आपको भूख नहीं लगी है? मैंने अभी जस्ट अभी मैंने पनीर खाई थी। सब्जी नहीं, इट्स लाइक नॉर्मल पनीर का पीस, क्यूब ऑफ पनीर। तो मेरा पेट अभी फुल है। तो होता क्या था ना, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे बहुत भूख लगती थी। फर्स्ट पीरियड में मैं लंच खत्म कर देती थी हमेशा हमेशा। मेरा जो ग्रुप था, तो हम पीछे बैठते थे, तो हम हमेशा फर्स्ट पीरियड में हमेशा लंच खत्म कर देते थे। तो हमें मैम बहुत डांटती थी कभी कभी, जैसे वो देख लेती थी खाते हुए, तो कभी कभी क्लास के बाहर निकाल देती थी ये वो। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। वो गुस्सा कैसे निकलेगी? जब मैं सेम तुम्हारे साथ करूंगी। सेम जैसे मेरा पेट भरा है, टीचर वो क्यों करती थी? क्योंकि उनका पेट भरा होता था, है ना। वो खुद तो देर से आ रही है, हम बस में बैठ जा रहे हैं 6 बजे से, 7 बजे से स्कूल है, 8 साढ़े 8 बजे का। तो मतलब समझ रहे हो? तो मैं वो कैसे निकालूंगा गुस्सा? तुम पे निकालूंगी कि आज मेरा पेट भरा है, आज तुम भूखे हो, कोई बात नहीं, पढ़ो। समझ रहे हो? मैम 8 क्यों लगाया है? 8 कहाँ लगाया है? कहाँ लगाया? वो बेटा इसको सॉल्व करने पे आया है, ठीक है, और कहीं नहीं लगाया। ठीक है, चलो मजाक कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद खा लेना है, खाते खाते पढ़ लो, पर थोड़ा सा पढ़ लो यार। मैं तो चाहती हूँ थोड़ा सा पढ़ लो, तुम मना चाहे जितना करो, आज मैं मानूंगी नहीं। आज मैं नहीं मानूंगी, 9:30 के पहले आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, ठीक है। 9.0 बेटा कैलकुलेशन तुम देख लिया करो, मेरा काम है तुम्हें मेथड समझाना। कैलकुलेशन तुम हमेशा, और एक और चीज, कैलकुलेशन मेरे बताने के बाद हमेशा किया भी करो, खुद से बैठ के किया करो। इट इज योर ड्यूटी। हम सिर्फ टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, आपको तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो आपको भाई देखना है। The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to the Avogadro number। मतलब जितने number of atoms है एक मोल में, वो Avogadro number है। ठीक है, सही बात है। Which of the following element contains the greatest number of atoms? सबसे ज्यादा number of atoms किसमें है? देखो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ 9:30 तक, लेकिन जितने भी हो जाएंगे मैं छोड़ दूंगी क्लास, लेकिन 9:30 तक तो चलेगी क्लास। चलो भाई, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। 4 ग्राम में कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल। अब इसको ऐसा करती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, गिवन पार्टिकल हमारे पास है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी कि पार्टिकल आपको निकालना है। पार्टिकल मतलब एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गिवन एटम ही लिख दो सीधा। पार्टिकल जो पूछ रहा है वो एटम है ना, तो एटम के बारे में वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेंगे? जितने भी नंबर ऑफ मोल है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। यहाँ से एटम को एक साइड रखो, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे बेटा, ये तो हर जगह सेम रहने वाली है वैल्यू, तो यानी कि जिसके मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम्स भी तो ज्यादा, और जिसके मोल्स कम उसके नंबर ऑफ एटम्स भी कम, है ना। यही तो मतलब हुआ। मतलब नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, फिर सेम ही वैल्यू से सबको, बस नंबर ऑफ मोल निकाल लो। गिवन मास कितना है? 4। हीलियम का मोलर मास, हीलियम का मोलर मास होता है 4, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, ठीक है। गिवन मास कितना है? 46। सोडियम का मोलर मास होता है 23, कितना आ जाएगा? 23 2 आएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है? 0.40। कैल्शियम का मास सबको पता है कितना होता है? 40, है ना। कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 2 0 लगाओगे ना, फिर 2 0 में से पॉइंट हटाओगे, 2 0 लगाओगे, 1 0 कैंसिल, 400 जा, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.01, 0.01, ठीक है। इसके लिए निकालो नंबर ऑफ मोल। गिवन मास कितना है? 12। हीलियम का मोलर मास होता है 4, 4 3 12। नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किसके आए हैं मैम? इसके। देखो बाद में तो सभी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली मैं ये बता रही थी आपको, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे।
ये तो सेम है, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले की। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। इसमें होंगे बेटा मैक्सिमम मोल्स है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम एटम्स भी होंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 0.1 आएगा, चेक कर लेना यार जो भी आ रहा हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0.01 ही आ रहा है बेटा, 0.1 नहीं आ रहा है, 0.01 ही आ रहा है। जबरदस्ती, हाँ कुछ भी बोल दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे ख्याल से आया होगा, क्लियर हुआ होगा। 12 का आंसर हो गया डी। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। चलो भाई बताओ किसका क्या होगा। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, डेका 10 की पावर 1 होता है। मेगा कितना होता है, गीगा कितना होता है, फेम्टो 15 ऐसे याद करा था अगर आपको याद हो, फेम्टो 15 10 की पावर, ठीक है। गीगा 10 की पावर 9, माइक्रो और मेगा बचा। माइक्रो बताओ 10 की पावर 6 या 10 की पावर -6। कल को फिजिक्स का टेस्ट है और कॉपी भी कंप्लीट करनी है, छुट्टी कर दो। लिवलीन कह रही है, लिवलीन नहीं, यू कांट लिव दिस लाइफ, नो लिवलीन, यू कांट लिव दिस लाइफ। पहले आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एनी हाउ आपको पहले केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी लिवलीन। 10 मिनट में आपकी कोई कॉपी नहीं बन जाएगी वैसे भी बेटा, तो पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है, बताओ। आरुष कह रहा है wanna be friends anyone। नहीं आरुष, कोई नहीं चाहता तुम्हारा दोस्त बनना है, तुम्हारी हरकतें ही नहीं है बेटा दोस्त बनने वाली। आरुष दोस्त तभी बनते हैं जब पढ़ाई में आप थोड़े से अच्छे हो जाओ, मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो। तुम हो? हाँ मत लिख देना, नहीं हो। अरे मजाक कर रही यार आरुष, तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार। एवरीवन विल बी योर फ्रेंड बेटा, लेकिन पढ़ने में भी ध्यान दे दो, अभी पढ़ने में ध्यान दे दो। -6 है ना, माइक्रो इज -6, माइक्रो इज -6 एंड मेगा इज 10 की पावर 6। तो मल्टी भाई देख लेना, ये हो गया हमारे आंसर्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशंस। चलो क्या करना है, एक्सप्रेस मतलब क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक, अच्छा इन द साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता था, याद है साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन कहता था मैम n इंटू 10 की पावर n, n इंटू 10 की पावर n, जहां कैपिटल N होता है 1 से 10 तक की वैल्यू, 1 से 10 तक की वैल्यू, तो यानी कि 10 की पावर लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 4.8। अब क्योंकि आप डेसिमल को राइट साइड लेके जा रहे हो, मैंने आपको बताया था अगर आप डेसिमल को राइट साइड लेके जा रहे हो तो 10 की पावर माइनस हो जाती है, 1 2 3 आगे बढ़े यानी कि 10 की पावर -3 हो गई। इसमें देखो 2.3 समथिंग आ रहा होगा ना, 2.34 समथिंग मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 पॉइंट आप लेफ्ट साइड आए हो, तो 10 की पावर 5 पॉजिटिव में 6.002। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर 6.002। बहुत सारे बच्चों ने मैं आंसर दे दिया है, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 -3 होगा बेटा, 10 की पावर -3 होगा दिव्यांशी। याद रखो बेटा, अगर हम कभी भी डेसिमल को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो हमेशा वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अच्छा इसको रटना नहीं है, तुम समझ भी सकते हो। अगर आप इसको देखो 0.0048, तो इसको क्या करोगे, 1 2 3 4 पॉइंट लगाओगे, है ना। अब वो बोल रहे हैं 4.8 करो, 4.8 मतलब इस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो हमेशा माइनस हो जाती है वैल्यू, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव होता है। या तो ये हमेशा समझ लेना, और या तो सिंपल बात याद रखना, राइट साइड जब भी पॉइंट को लेके जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है। लास्ट वाले का आंसर कहाँ गए तुम लोग, मुझे लास्ट वाले का आंसर बताओ, 6.0012। हाँ इसका आंसर बताओ 6.0012। ठीक है ठीक है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, -6 इंटू 10 की पावर 4। ओके ओके ओके, मुझे लग रहा है केवल एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है शायद, है ना, एक और करेक्ट आंसर। चलो 2 करेक्ट आंसर दिख रहे हैं, और केवल 2 ही करेक्ट आंसर दिखे मुझे अभी तक, 2-3 करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर देयर विल बी नो चेंज। जो कुछ लोगों ने सही लिखा है कि 10 की पावर 0 लिख दो, या तो लिख दो 6.0012 10 की पावर 0। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, ध्यान से देखो 6 ही तो लगा है, 10 से अंदर की वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एकदम सही लिखा था। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बोलो किसे किसे क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी, किसे किसे ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, पक्के से क्लियर हुआ। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। चलो देखते हैं, 0.002 2 है, 5 है, यस मैम, आफ्टर डेसिमल है, ठीक है, क्या लग रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.002। इनिशियल जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, और डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट कब होते हैं, जब वो एंड में लगे हों, तो यानी कि इनमें से कोई भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। डेसिमल के बाद अगर आखिरी में लगाओ तभी वो सिग्निफिकेंट होता है, पहले इनिशियल जीरोस नहीं होते। 2 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है, तो बीच की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, ये देखो 5 सिग्निफिकेंट तो बीच के भी 0 सिग्निफिकेंट, तो यानी कि टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट, एंडिंग 0 क्योंकि राइट ऑफ द डेसिमल नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? कर पा रहे हो? कितने बच्चे क्वेश्चन इतने ही प्यार से खुद से भी कर पा रहे हो? मतलब मैं देखो खुद से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं आपके ऑफ कोर्स आई एम ऑनलाइन एजुकेटर, मैं आके देख नहीं सकती किस बच्चे ने कॉपी में क्या लिखा है, ठीक है, बट मैं उसकी जगह क्या कर सकती हूँ, मैं आपको आपकी तरह गलत करके सही करके दिखा सकती हूँ। कितना हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं, 1 हो सकता है यानी, तो मतलब अप्रोच हमारी यही है कि क्वेश्चन करने की, ठीक है, और आपको समझ आना चाहिए। मतलब एट द एंड जब आप करो तो आपको माइंड में हो कि यार इसको हमें आता है, हमें आता है, हमें टाइम पे क्वेश्चन करना आता है। कर पा रहे हो? कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा और समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कर लोगे? राउंड अप करनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। चलो करते हैं क्वेश्चन, राउंड अप करना है ना, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब रहने चाहिए। ये तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, है ना। तो क्या करना है, 4 5 9 7 को करना है। बताओ क्या आएगा? अब ये तो आसान है, राउंडिंग ऑफ वगैरह तो कर ही लोगे। बताओ, राउंड ऑफ तो कर ही लोगे, बताओ क्या होगा। बेसिकली आपको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कैसे होगा? 0.0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 4 5 9 रखना है, 4 5, तो यानी कि लास्ट वाले को राउंड ऑफ कैसे करोगे? 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या राउंड ऑफ करोगे? बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? राउंड ऑफ में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? बताओ। 4.59, नहीं 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 नहीं, आप वैल्यू नहीं चेंज कर सकते बेटा, वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। 460, हाँ 0.0460 समथिंग आंसर आ रहा होगा, है ना, तो जगह 0.04, है ना। ये राउंड ऑफ करोगे 0.1, वो आगे जाएगा, है ना, आगे जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 0.0460, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है, 0.0460। नेक्स्ट देखो 10.410, 3 सिग्निफिकेंट मतलब ये 1 तो 5 से छोटी वैल्यू तो कुछ नहीं करना, 10.4 इज द आंसर, ठीक है। चलो 46 नहीं बेटा, 460 लिखना पड़ेगा क्योंकि एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्या है, द डेटा आर ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड, सबको पता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लग रहा होगा। बाय द डेटा गिव इट्स स्टेटमेंट, है ना, सब लिख लोगे, है ना। When two elements combine together to form 2 or more compounds, the ratio of same element which combines with masses of different elements, that different masses elements bears a simple whole number ratio, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डेफिनेशन, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, अच्छा डाई नाइट्रोजन इस बार। अब यहाँ से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद वन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू गिव अमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड विद दिस ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद इतना डाइहाइड्रोजन, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इफ एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, इफ यस व्हिच वन एंड वुड इट बी, व्हाट वुड बी इट्स मास। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ इसको। एक रिएक्शन दी हुई है, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अगर इतना डाई नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है इतना ग्राम डाइहाइड्रोजन से, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको सिंपल तरीका समझाती हूँ। पहले निकालो इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे निकलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, मैं अलग तरीके से कर रही हूँ उसको, आपको किसी और तरीके से करना आप कर सकते हो, पहला ऑप्शन निकाल सकते हो, मैं पहले दूसरा आंसर निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है ना, तो मैं उससे दूसरा आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। या बाकी आपके ऊपर, आप कर लो जिस हिसाब से आपको सही लगे ना, या जैसा आपको सही लगे, क्योंकि ये तरीका शायद आपको कम समझ में आए। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अगर इतना ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 2 × 10⁻³ मैं 2000 लिख दूं, 2000 लिख दूं, 2 × 10⁻³ मतलब 2000, रिएक्ट विद 1 × 10⁻³ मतलब 1000, है ना। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, इसका मास आपको बताना है, इसका मास आपको बताना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है तो आपको पता है उसी से निकलता है मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, एक्सेस रिएजेंट नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है मैम, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमारे पास होता है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो नाइट्रोजन का निकाल लो
सिंपलेस्ट रेशियो किसका निकाल लो, हाइड्रोजन का। मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोर होने लगे होंगे, बहुत सारे चले भी गए होंगे, बहुत सारे सोच रहे होंगे नहीं आ रहा अब समझ में। ये सब सबके साथ हो सकता है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट मैं सिर्फ आपसे यही कह सकती हूँ इसमें, इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट एवरीथिंग दैट आई कैन डू इज कि मैं आपको सिर्फ समझाऊं क्वेश्चन को, और पेशेंस आपको रखना है, आपको पेशेंस रखना है। बाकी यार अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें खाना खाना है, यू कैन गो, यू कैन लीव द क्लास, कल देख लेना रिकॉर्डेड एक दो क्वेश्चंस जो बच गए हो। बट जो बता रही हूँ वो सुन लो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं होमवर्क देके जाऊँ, मेरे बच्चे बोले हमें नहीं आ रहा। बेटर देन दैट थोड़े से कर ही लो, ज्यादा टाइम ही तो लग जाएगा ना थोड़ा सा। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आता है मैम, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल पता नहीं है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करो जल्दी से। मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, मोलर मास 14 होता है, 2 बार 14 टू 28 है ना। हाइड्रोजन का मोलर मास, पहले बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए हमेशा, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। मोलर मास कितना है 2 आ जाएगा, 2 बार हाइड्रोजन, ठीक है। चलो गिवन मास 2000, मोलर मास 28 होल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब बैलेंसिंग में लगा है 1। एससी मतलब बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पे लगे, जैसे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 3, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास 1000 है, मोलर मास आपने निकाला 2, होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, इसमें से जो भी छोटी वैल्यू है, इसमें से केमिस्ट्री में भी मैथ, अब तो बेटा मैथ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ तो तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला, मैं तुमको बता दूं, ठीक है। कहीं पे भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं आई, पहले बताओ, नहीं आई, ठीक है। चलो तो यार होगा आपका 71.4 समथिंग, और 1000 डिवाइडेड बाय 3, मोलर मास इज 1, सॉरी मोलर मास इज नहीं 2, सही 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 सही, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 1000 डिवाइडेड बाय बल्कि 6 है ना, 166.6 समथिंग आ रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो में बेटा जिसकी वैल्यू स्मॉल आ रही होती है, जिसकी वैल्यू स्मॉल आ रही होती है वो हो जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है ना, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो इसी के हिसाब से पूरी इक्वेशन को घुमा दो, एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बन रहे हैं, एक मोल, मोल्स का रेशियो होता है याद है, मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में समझाया था, एक मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, एज यू कैन सी, है ना, एक मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं करना है तो ये कर लो। मास देखो, सॉरी कहाँ गए तुम लोग, हाँ मास कितना है 28 ग्राम नाइट्रोजन आपने लिया, तो उससे कितना मिला, अमोनिया का मास निकालो, मास होता है नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 है ना, और इंटू 2 कर देना, 15 16 17 17 इंटू 2, 1 कैरी, 2 1 2 3, 34, तो 34 ग्राम मिल रहा है हमें इससे अमोनिया, ठीक। और निकालना किससे से, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ दिस ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो कितना निकालना है 2 इंटू 10 की पावर 3, तो यानी कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना अमोनिया बनेगा, 34 अपॉन 28 इंटू 2000, तो यहां से आ जाएगा नाइट्रोजन का मास, कैलकुलेट करो। 9:30 हो गया मैम, हाँ बेटा लास्ट ही क्वेश्चन है, 20, अरे भाई 24 डिवाइडेड बाय, सॉरी 34 डिवाइडेड बाय 28 होल मल्टीप्लाई बाय 2000, ये आ होगा 2428 पॉइंट समथिंग, 2428 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2428.57 समथिंग आ रहा है, 2428.57, ये आ गया आंसर। किसको किसको समझ में आया, अमोनिया का मास है ना, अमोनिया का मास किसे किसे समझ में आया? पहला क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, तो सुनो ध्यान से। आपसे बोल रहे हैं कि अगर इतना डाइनाइट्रोजन इतना हाइड्रोजन है तो कितना बन रहा है अमोनिया, ये पूछा गया। तो अब मुझे अमोनिया के लिए निकालना है, और मुझे पता है ये डिपेंड करेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम निकाल पाते हैं प्रोडक्ट की बात, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन में, उसी के बेसिस पे तो पूरा प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आता है सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। सिंपलेस्ट रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका भी सिंपलेस्ट रेशियो छोटा आ रहा होता है वही बनता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाइट्रोजन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट, देख लिया हमने आंसर निकाल के।
जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन होती है। तो हमने देख लिया 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा था। आप हाइड्रोजन के बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे, आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने ग्राम में कितना बनेगा, नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगा दिया। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इनमें से कोई ऐसा होगा जो रिएक्ट ही नहीं करेगा? यस मैम, यस यस यस। कौन होगा? यस, कौन होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। आपको पता है ना, एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, थोड़ा सा एक्सेस रिएजेंट बच जाता है आखिरी में, तो हाइड्रोजन विल बी एक्सेस रिएजेंट। इफ यस, व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन का मास कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का मास कैसे निकालोगे? टोटल का मास जो है और जो अपने पास अमोनिया गिवन है उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। पहले मुझे बताओ, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? किसी को इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम तो एक बार पूछ लो। दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो मुझे एक बार बता दो इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई भी डाउट आया? मास ऑफ हाइड्रोजन अभी निकाल लोगे? अभी मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे ना? मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे। देखो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ये सब आ गया है ना, नाइट्रोजन आ गया हमारे पास, तो हमें निकालना है केवल मास ऑफ हाइड्रोजन। सब निकाल चुके हो, अब इतने से निकाल लेना कि इतना, वही अमोनिया से नाइट्रोजन से लेके भी कर सकते हो कि नाइट्रोजन से इतना ग्राम है, 2000 जब नाइट्रोजन है तो 1000 ये है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो आपको चेक करना है। अब बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? ये एक प्यारा क्वेश्चन था, एज यू कैन सी, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। इसको कई लोग अलग तरीके से भी सॉल्व कराते हैं, है ना। वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि आपको देख लेना है क्या। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे मत देखा करो कि ये एक है, ये 3 है तो ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, तभी आएगा। भले ही सिंपलेस्ट रेशियो की थोड़ी बहुत वैल्यू निकाल लो, पर निकालो जरूर, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको तो चेक कर लोगे, मेरे ख्याल से ऐसे ही अभी अभी किया है हमने, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी से रिलेटेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आयरन गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सेम आपने किया, उसी में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, मोलर मास निकालने को दे दिया केवल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल गिवन है, वॉल्यूम बताना है, ठीक है, हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस बताने, इतने ग्राम NaCl में। नंबर ऑफ मोल्स बताने, एक नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है बेसिकली, है ना। गिवन मास है आपको, ठीक है, कर चुके हो आप। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने पिकोमीटर होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका सोल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का ऑलरेडी है। चलो भाई, आई होप सो बेटा ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर क्योंकि आपका खत्म हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है खत्म हो गया, ठीक है। एंड आई होप सो आपको इस चैप्टर में मजा आई होगी। चैप्टर 1 खत्म होता है, किसी को ये सजा भी लग सकती है कि अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी। आपको एक जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है बस उसको ध्यान में रखो। रिवीजन, अब इसका रिवीजन आपका होमवर्क ये है कि आपको संडे का होमवर्क है ये। अब आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको संडे को 1 आवर का टाइम निकालना है, एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम 1 घंटे बेटा निकालना, और पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप इसका होमवर्क कर सकते हो, क्वेश्चंस मैं आपको और भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा काम है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और सिर्फ आपको क्लास में आना या ये आपका काम नहीं होता, क्लास में आना, क्लास में पढ़ना, जो आपको थोड़ा बहुत काम, आपको मैम ने हमेशा बोला है कि मैं आपको हर चीज क्लास में ही पढ़ा दूंगी, पढ़ाना, रीडिंग, क्वेश्चंस, मैं हर चीज जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगी। पढ़ाई से रिलेटेड कभी कॉम्प्रोमाइज मैम नहीं करेगी। बस मैम आपको 1-2% जैसा होमवर्क देती है, मतलब एकदम 0.1% जैसी मेहनत करने को कहती है। 20 मिनट पढ़ लो रोज, 10 मिनट पढ़ लो केवल, है ना। 1 घंटे का टाइम निकाल लो, पूरे हफ्ते में 1 घंटे का टाइम निकालना है संडे का, उसमें चैप्टर को रिवाइज करना है, कुछ क्वेश्चंस लगा लेना है। तो ये छोटे छोटे आप काम कर लोगे ना, आपकी केमिस्ट्री पार पूरी नहीं होगी, बहुत अच्छे नंबर से पार हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर का चैप्टर था आपका, खत्म होता है। आई होप हम सभी ने 7 आउट ऑफ 7 कर लिया है स्कोर, ठीक है। पहला चैप्टर 7 नंबर का था, 7 आउट ऑफ 7 आप सभी का आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी आपकी वही 8 बजे वाली क्लास है, तो सी ऑल टुमारो एट 8 PM अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय 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 बाय। रिविजन कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, पढ़ लो पढ़ लो, खा लो खा लो, खाना वाना खा लो, मैं जा रही हूँ तरुई की सब्जी खाने, खराब सी, ठीक है, बट ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, याद रखना होमवर्क करके आना है, ठीक है।